हेलो बच्चों, मैं हूं अजय राजपूत, आपका साइंस कोच एट द नॉलेज इंस्टीट्यूट। सो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का साइंस का चैप्टर नंबर 10, रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। सो सबसे पहले हम बात करते हैं एडोलसेंस। जब हम वर्ड सुनते हैं एडोलसेंस, एडोलसेंस का मतलब क्या होता है? एडोलसेंस जो है बच्चों, ये क्या है? ये एक टाइम पीरियड है। ठीक है, ये टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड इन लाइफ when the body leads to reproductive maturity। अब हमारे पास एक और वर्ड आया, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। अब ये रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी का मतलब क्या होता है बच्चों? अगर हम यहां पे देख रहे हैं रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, सो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी का मतलब क्या होता है? इट इज द टाइम when individual start producing गैस। सो आप सबने टर्म 1 के अंदर रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा होगा। ओके, अब क्योंकि अभी हम यहाँ पे ये बात नहीं करेंगे कि आपने पास में क्या बात करा था, हम यहाँ पे बात ये कर रहे हैं कि आपके कंसेप्ट और अच्छी तरह से बिल्ड किए जाए, तो मैं आपको हर एक डिटेल अच्छी तरह से बताऊंगा। जब हम यहाँ पे बात करते हैं रिप्रोडक्शन की बच्चों, रिप्रोडक्शन बेसिकली होता क्या है? कोई भी इंडिविजुअल अपने आप अपनी स्पीसीज को मेंटेन करने के लिए, अपनी एसेंशियलिटी मेंटेन करने के लिए क्या करता है? अपने ही जैसे दिखने वाले ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। सो रिप्रोडक्शन क्या है? मेंटेन, अपनी ही स्पीसीज को मेंटेन करने का एक प्रोसेस है। अब रिप्रोडक्शन जो होता है, ये एक पर्टिकुलर एज में होता है। ये नहीं है कि जैसे ही न्यूबॉर्न हुआ और वो कैपेबल है रिप्रोडक्शन करने के लिए, नहीं। हर एक एनिमल में, नॉट ओनली द ह्यूमन, हर एक एनिमल के अंदर एक पर्टिकुलर एज होती है। उस एज के अंदर वो ऑर्गेनिज्म क्या करता है? गैमेट प्रोड्यूस करता है। अब ये गैमेट्स क्या होते हैं? गैमेट्स वो सेल्स होते हैं जिनके थ्रू एक, जब ये जो गैमेट्स होते हैं, देखो सबसे पहले हम गैमेट की बात करते हैं कि गैमेट दो तरह के होंगे, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। जब ये गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं तो ये गैमेट क्या बनाते हैं? ये गैमेट जायगोट बनाते हैं, और उस जायगोट से किसकी फॉर्मेशन होती है? एक न्यूबॉर्न की फॉर्मेशन होती है। ये हर एक तरह के ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, और ये सारा कुछ हमें देखने को मिलता है किसके अंदर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होता है जिसके अंदर गैमेट की फॉर्मेशन हो रही है, टू पेरेंट रिक्वायर है। अब यहाँ पे बच्चों को थोड़ी बहुत कंफ्यूजन ये हो रही होगी, सर एक और टाइप का भी तो रिप्रोडक्शन होता है। हाँ, यस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बच्चों। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है? पेरेंट है, पेरेंट के अंदर कोई भी गैमेट फॉर्मेशन नहीं है, यानी कि किसी भी तरह के कोई स्पेशल सेल नहीं बने, और उन बिना स्पेशल सेल के ही क्या हो गया? डायरेक्ट एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, हमारे पास ये एक अमीबा है। अमीबा एक यूनिसेलुलर एनिमल होता है, ठीक है। अमीबा ने क्या करा? अमीबा का ये जो न्यूक्लियस वाला पार्ट है, तो ये न्यूक्लियस वाला पार्ट हो गया डिवाइड। जैसे ही ये न्यूक्लियस वाला पार्ट डिवाइड होगा, इसके साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गए, और यहां पर हमें 2 डॉटर अमीबा देखने को मिले। तो यहां पर किसी तरह की कोई स्पेशल सेल की फॉर्मेशन नहीं, और वो स्पेशल सेल क्या है? गैमेट। हमें यहां पे क्या देखने को मिला? डायरेक्ट पेरेंट है, पेरेंट से क्या हुआ? डायरेक्टली एक न्यू डॉटर बन गई, यानी कि उसके ही बॉडी पार्ट से, और जो उसकी बिल्कुल ही कार्बन कॉपी होती है, जिसे हम क्या कहेंगे? क्लोन। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एडोलसेंस। एडोलसेंस सिर्फ और सिर्फ वही ऑर्गेनिज्म शो कर सकते हैं जो क्या कर सकते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक स्पेशल सेल की फॉर्मेशन होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? गैमेट। अब माइंड में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा, गैमेट की जरूरत क्या है?
आखिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से काम क्यों नहीं चला सकते? ओके बच्चों, वेरिएशन, वेरिएशन का मतलब क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंसेस आना। अब एनवायरमेंटल कंडीशन कभी भी सेम नहीं रहती, वो हमेशा क्या होती है? चेंज होती है। अब जब वो कंडीशन चेंज होंगी तो अगर हमारी बॉडी के अंदर किसी तरह के कोई नए चेंजेस ही नहीं आएंगे तो हम उन कंडीशंस को अडेप्ट ही नहीं कर पाएंगे, और बिना अडेप्टेशन के क्या होगा? उस ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी, जिसकी वजह से अल्टीमेटली उसकी पूरी की पूरी स्पीसीज और लाइफ अर्थ से खत्म हो सकती है। सो इसीलिए ताकि वेरिएशन हो सके ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या डेवलप हुआ? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और उसके अंदर किसकी फॉर्मेशन हुई? गैमेट की। देखो गैमेट में क्या है कि एक हुआ मेल से आया स्पर्म, फीमेल से आया ओवा, दोनों फ्यूज हुए, हाफ पार्ट आ रहा है मेल का, हाफ पार्ट आ रहा है फीमेल का। दोनों के ये जो हाफ पार्ट आते हैं और हाफ पार्ट कंबाइन होते हैं, तो ये इनकी वजह से ये बिल्कुल एक कार्बन कॉपी नहीं बन रही। जैसा कि हमने अमीबा में देखा कार्बन कॉपी बन रहा था, यहां पर वो कार्बन कॉपी नहीं बन रही, वहां पे एक डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, और उसी डिफरेंस की वजह से क्या कॉज होता है? वेरिएशन। सो उसी वेरिएशन की वजह से ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या बनते हैं? गैमेट। और ये गैमेट बनने की एक जो एज होती है बच्चों, उसे क्या कहते हैं? एडोलसेंस। सो अब हम बात करते हैं आगे बच्चों कि हमारे पास रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी जो है, वो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी क्या है कि जब कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या कर सकता है? गैमेट प्रोड्यूस कर सकता है। तो जब वो गैमेट प्रोड्यूस कर रहा है तो उसने क्या अटेन कर लिया है? सेक्सुअल मैच्योरिटी। यानी कि वो किस एज पे आ गया? एडोलसेंस पे। एडोलसेंस के साथ साथ हम एक और वर्ड यूज करते हैं, एडोलसेंस एंड प्यूबर्टी। ओके, यहां पे मेन पॉइंट क्या है कि यहां पर ये जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड ऑफ एडोलसेंस में वेरी इन डिफरेंट इंडिविजुअल। सो हर एक इंडिविजुअल के अंदर ये जो टाइम पीरियड होगा ये वेरी करने वाला है, ये सेम नहीं रहेगा। ओके, एडोलसेंस को हम एक और वर्ड से यूज करते हैं जो आप सबको याद रखना है, एडोलसेंस पीरियड includes the teenage and therefore adolescents are often called teenagers as well. तो हमें ये पता चल गया एडोलसेंस क्या है, और एडोलसेंस सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर होगी? वो ऑर्गेनिज्म जो क्या शो करेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि एडोलसेंस के अंदर किसकी फॉर्मेशन होने वाली है बच्चों? गैमेट की फॉर्मेशन होने वाली है। ओके, अब हम देखते हैं कि ये जो एडोलसेंस है इसका टाइम पीरियड ह्यूमन के अंदर किस तरह से होता है। एडोलसेंस पीरियड इन ह्यूमन। तो हम सबसे पहले बात करेंगे बॉय के अंदर। यहाँ पे इसकी बिगिनिंग कब होती है? और ये एंड कब होता है? एडोलसेंस जो है वो जो गर्ल्स के अंदर जल्दी होता है एज कंपेयर टू बॉयज। गर्ल्स के अंदर ये हमें देखने को मिलता है 12 टू 13 ईयर्स में, जबकि बॉयज के अंदर हमें देखने को मिलता है 13 टू 14 ईयर्स में। और एंडिंग जो होती है वो दोनों की होती इक्वल है, 18 टू 19 ईयर्स।
सो हमें देखने को क्या मिलता है, देखो सबसे पहले गैमेट्स, गैमेट्स दो तरह के होते हैं, स्पर्म और ओवा। ये गैमेट्स क्या करते हैं, फ्यूज होते हैं, फ्यूज होके क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं जायगोट। जायगोट डेवलप होता है किसमें, एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो डेवलप होता है किसमें, फीटस में। तो ये फीटस हुआ, फीटस का फिर क्या होता है, बर्थ। सो बर्थ से ये हमें मिला न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न फिर क्या हुआ, न्यूबॉर्न आया किस एज, सबसे पहले न्यूबॉर्न कन्वर्ट हुआ चाइल्ड में। अब ये चाइल्ड की एज क्या रहेगी, फ्रॉम बर्थ टू टीनेजर। देन फिर ये आते हैं टीनेजर्स के एज में। टीनेजर्स फिर क्या करेंगे, अगेन प्रोड्यूस गैमेट। अगर टीनेजर मेल है तो वो प्रोड्यूस करेगा स्पर्म, फीमेल है तो वो प्रोड्यूस करेगा ओवा। देन यही टीनेजर्स फिर क्या होंगे, आगे जाके कन्वर्ट होंगे अडल्ट में। जब वो अडल्ट बनेंगे, तो अडल्ट के बाद करेंगे मैरिज, जिसकी वजह से स्पर्म और ओवा आफ्टर द मैरिज, स्पर्म और ओवा क्या होंगे, इनके फ्यूज हो पाएंगे, जिसकी वजह से अडल्ट के बाद यही अडल्ट क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन, जिससे क्या होगा, एक और न्यूबॉर्न बनेगा, यानी कि एक और नया इंडिविजुअल आएगा। सो ये पूरी की पूरी साइकिल चलती है इस तरह से। और ये अडल्ट क्या हो जाएंगे, अब ये अडल्ट नहीं तो बच्चों देखो न्यूबॉर्न प्रोड्यूस करा, लेकिन साथ साथ ये अडल्ट क्या होते जाएंगे, एक और एज में पहुंचेंगे, और वो क्या होगी, ओल्ड एज। लेकिन उस ओल्ड एज से पहले ये क्या करेंगे, अपने ही जैसे दिखने वाले ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करेंगे, जिससे होगा रिप्रोडक्शन, ताकि उनकी स्पीसीज क्या हो सके, मेंटेन हो सके अर्थ पे, उनकी एसेंशियलिटी मेंटेन रहे। तो यहां तक अभी हमने क्या क्या करा, मैंने आप सबको बताया प्यूबर्टी और एडोलेसेंस का मतलब क्या होता है और कौन से ऑर्गेनिज्म से करते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। फिर हमने देखा ह्यूमन के अंदर एडोलेसेंस की किस किस एज के अंदर होता है। फिर हमने ये फ्लो चार्ट पढ़ा कि आखिर किस तरह से जो एजेस हैं ये रिलेटेड होती हैं। देन नेक्स्ट जब हम बात करते हैं, अब आखिर ये जो प्यूबर्टी है या फिर एडोलेसेंस है,
चेंजेस क्या आते हैं? सो चेंजेस occur in puberty. सो ये जो चेंजेस हैं, ये चेंजेस क्या क्या हैं? तो सबसे पहला सडन हाइट इंक्रीज। हाइट सडनली क्या होगी? इंक्रीज होगी। हाइट इंक्रीज क्यों होगी? बोन्स ऑफ लेग एंड आर्म start grow and become longer, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? पर्सन बिकम टॉलर। ठीक है। सो इसके अलावा और क्या होगा? चेंजेस इन बॉडी शेप। अभी जो चेंजेस होते हैं बॉडी शेप के अंदर, ये मेल के अंदर अलग होंगे, फीमेल के अंदर अलग होंगे। सो अगर हम देखते हैं इन मेल यानी कि बॉयज एंड इन फीमेल गर्ल्स, सो बॉयज और गर्ल्स के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं? बॉयज के अंदर चेंजेस हमें क्या देखने को मिलेंगे? शोल्डर एंड चेस्ट बिकम वाइडर। फीमेल्स के अगर हम देखें तो फीमेल्स के अंदर क्या होगा? डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट एंड शोल्डर बिकम राउंड। नेक्स्ट चेंजेस अगर हम देखते हैं बॉयज के अंदर क्या होता है? बॉडी हेयर ग्रोथ। और ये जो बॉडी हेयर ग्रोथ होती है ये कहां कहां पर होगी? इन फेस, आर्मपिट एंड प्यूबिक एरिया। सो इन सारे पार्ट्स पे हमें क्या देखने को मिलेगा? हेयर ग्रोथ, जिसके अंदर बियर्ड, माउथ स्टिचेस ग्रो होंगे। फीमेल्स के अंदर जो बॉडी हेयर ग्रोथ होगी साथ साथ मेल के अंदर जो बॉडी हेयर ग्रोथ होती है कंपेरेटिवली फीमेल से कहीं ज्यादा होती है, इसलिए मेल्स की बॉडी पे जो हेयर होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं एज कंपेरिजन टू फीमेल। फीमेल की जो हेयर बॉडी ग्रोथ सॉरी बॉडी की जो हेयर ग्रोथ होती है वो कंपेरेटिवली कम होती है, और ये ज्यादातर कहां पर होती है? आर्मपिट एंड प्यूबिक एरिया। इसके अलावा और क्या चेंजेस आते हैं? जो वॉइस होती है वॉइस के अंदर वो क्या होगी? यहां पर जब हम बात कर रहे हैं वॉइस की तो वॉइस में क्या होता है? लैरिंग्स जो होता है, लैरिंग्स बिकम एनलार्ज। अब अगर मैं दिखाऊं बच्चों, यहाँ पे ये पार्ट, ये क्या होता है? लैरिंक्स। लैरिंक्स आप देख सकते हो मेल के अंदर क्या होता है? प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट यानी कि काफी ज्यादा अच्छी तरह से नजर आता है क्योंकि ये लार्ज होता है, जिसकी वजह से, इसके लार्ज होने की वजह से जो वॉइस का एम्पलीट्यूड होता है वो क्या होगा? हाई होगा। एम्पलीट्यूड यानी कि वॉइस जो होती है वॉइस की वो हैवी होती है, भारी होती है।
लेकिन अगर हम फीमेल्स के अंदर देखें तो फीमेल्स के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, फीमेल्स के अंदर बच्चों क्या होगा, लैरिंग्स क्या रहता है, लैरिंग्स डज नॉट बिकम enlarged। फीमेल्स के अंदर लैरिंग्स के अंदर कोई डिफरेंस नहीं आने वाला बच्चों, यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, जो वॉइस होगी बल्कि वो क्या हो जाएगी, वॉइस बिकम थिन, बट shrillness of voice increase। फीमेल्स की वॉइस जो होगी वो पतली होगी बॉयज के कंपैरिजन में, हमारी आवाज, बॉयज की जो आवाज होती है वो भारी होती है क्योंकि एम्पलीट्यूड हाई हो गया है, लेकिन फीमेल्स के अंदर क्या होता है, श्रिलनेस, क्योंकि उनकी जो लैरिंग्स है वो इनलार्ज नहीं होता, वैसा का वैसा ही रहता है, जिसकी वजह से वॉइस क्या रहती है, उनकी थिन रहेगी, बट उनकी श्रिलनेस यानी कि तीखापन जो रहता है आवाज के अंदर वो ज्यादा रहेगा एज कंपेरिजन टू बॉयज। इसीलिए बच्चों मम्मी की डांट जब पड़ती है ना तो वो ज्यादा चुभती है, पापा डांटते तो वो सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम हाई होता है, क्यों, फीमेल्स में क्या है, क्योंकि उनकी वॉइस के अंदर शिलनेस ज्यादा है, मेल्स के अंदर शिलनेस नहीं ज्यादा होती, याद रखना, एम्पलीट्यूड यानी कि हैवीनेस जो है वो ज्यादा होगा। ओके, इसके अलावा मेल्स के अंदर जो बॉडी होगी, बॉडी मसल ग्रोथ शोन, ये मेल्स के अंदर ही ज्यादातर होता है, मेल्स के अंदर मसल ग्रोथ कंपेरेटिवली फीमेल से ज्यादा अच्छी होती है। इसके अलावा और क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, इंक्रीज sweat and oil production in skin। ओके बच्चों, अब इस एज के बच्चों में सबसे ज्यादा दिक्कत क्या रहती है, फेस पे पिंपल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो बच्चे बड़े परेशान, इस एज में पिंपल्स आ रहे हैं बच्चों, ये नेचुरल ही है, क्यों, हार्मोनल चेंज है, हार्मोनल चेंज की वजह से ये हो रहा है। सो इस हार्मोनल चेंज की वजह से जैसे ही टीनेजर वाली एज खत्म होगी और टीनेजर जब अडल्ट में कन्वर्ट होंगे तो ये हार्मोनल लेवल क्या हो जाएगा, उनके लिए बैलेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से वो सारा का सारा जो पार्ट है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, तो तब दिक्कत नहीं होने वाली। सो इस एज में बच्चों अगर पिंपल्स हो रहे हैं तो उसके लिए कोई भी कॉस्मेटिक थिंग्स यूज नहीं करनी चाहिए, नेचुरल चीजें हैं और ये नेचुरल चीजें एज के साथ साथ ठीक हो जाती हैं। सो इसके अलावा और क्या क्या हमें देखने को मिलता है, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन डेवलप होते हैं, मेंटल, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी। अब ये इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी बच्चों यहाँ पर ये क्या होता है कि जो अट्रैक्शन मेल्स का फीमेल्स के टुवर्ड, फीमेल्स का मेल्स के टुवर्ड्स, सो ये इंटरेक्शन की मैच्योरिटी डेवलप होती है इसी एज के अंदर। सो आगे स्टार्ट करते हैं बच्चों। सो स्टूडेंट्स हमारी बुक के अंदर एक एक्टिविटी गिवन है और उस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, प्यूबर्टी एज के अंदर जो इंडिविजुअल है उसकी फुल हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। सो एनसीईआरटी के अंदर आपको ये एक्टिविटी पेज नंबर 114 पे अवेलेबल हो जाएगी। सो इस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग हमारे पास फॉर्मूला क्या यूज होता है फॉर कैलकुलेशन द फुल हाइट। अब हमने बच्चों ये टेबल देखा और ये फॉर्मूला देखा, आइए इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। सो क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, गुरमेर has
114 centimeter height at the age of 12 years. Find its full height. यानी कि गुरमेर की फुल हाइट एक्चुअल में कितनी हो सकती है, हमें यहाँ पर ये फाइंड करना है। ओके, अब क्वेश्चन में हमारे पास बच्चों गिवन क्या है? हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है गुरमेर की प्रेजेंट हाइट, गुरमेर की प्रेजेंट हाइट है 114 सेंटीमीटर। गुरमेर की एज कितनी है? एज है 12 ईयर। अगर एज 12 ईयर है तो मैं टेबल में परसेंटेज क्या यूज करूंगा? 12 वाला, यानी कि कितना परसेंटेज? 84%। सो मेरे पास यहां पर क्या आएगा? परसेंटेज ऑफ full height at this age is equal to 84%। अब हमें बस यही सेम फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या था? अगर हमें हाइट निकालनी है तो प्रेजेंट हाइट गुरमेर की कितनी है? प्रेजेंट हाइट है 114 सेंटीमीटर। परसेंटेज कितना होगा? 84 मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 100 से। अब हमारे पास क्या आता है? अगर मैं 114 को 2 से डिवाइड करूं तो मेरे पास कितना आएगा? 57। एंड अगर मैं 84 को डिवाइड करूं तो मेरे पास आएगा 42। अब हम क्या करते हैं? 57 को 42 से डिवाइड कर देते हैं। अगर मैं 42 को 57 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास आएगा 1.35। सो 1.35 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हाइट कितनी आ जाएगी? 135 सेंटीमीटर। तो गुरमेर की मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है? 135 सेंटीमीटर। अगर बच्चों यहाँ पर किसी गर्ल की बात हो रही है तो परसेंटेज में हम क्या यूज करेंगे? गर्ल्स की परसेंटेज कितनी है। याद रखना, बॉयज की और फीमेल की परसेंटेज सेम नहीं होगी। दोनों के लिए हम परसेंटेज क्या यूज करेंगे? अलग परसेंटेज यूज करेंगे। दोनों की परसेंटेज सेम यूज नहीं होने वाली। ओके, अब नेक्स्ट थिंग जो हम देखते हैं, आखिर ये जो चेंजेस आ रही है, चेंजेस का रीजन क्या है? कुछ तो कोई तो रीजन होगा कि ये जो चेंजेस आ रही हैं। तो अगर हम ये चेंजेस के रीजन देखें, दैट हाउ डू चेंजेस इन human body occur at that time of puberty। सो इसका पता बच्चों रीजन क्या है? इसका रीजन रहता है दिस changes occur due to हार्मोन। अब हमारे पास एक और नई टर्म आ गई, ये हार्मोन क्या है? तो जब हम बात करते हैं हार्मोन की, तो हार्मोन क्या होते हैं? केमिकल मैसेंजर। याद रखिए, ये क्या होते हैं? केमिकल मैसेंजर। और ये क्या होते हैं? दे रिलीज इन one part of body and perform their function at another part of body। तो बच्चों ये एक मैसेज की तरह, एक पार्ट से एक मैसेज निकला
वो मैसेज दूसरे एरिया पे गया और उस पर्टिकुलर एरिया पे कोई भी पर्टिकुलर काम हुआ। सो ये एक केमिकल है क्योंकि, और ये अपनी एक इंफॉर्मेशन किसी और को भेज रहे हैं ताकि वो ऑब्जेक्ट या कोई पार्ट क्या कर सके, अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके। इसलिए इन्हें हमने क्या वर्ड यूज किया, केमिकल मैसेंजर। यही मैसेंजर क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्यूबर्टी के चेंजेस में। अब इनको सीक्रेट कौन करते हैं, हार्मोन आर secreted by endocrine gland। अब बच्चों यहां पे वर्ड यूज हो रहा है एंडोक्राइन ग्लैंड। देखिए जब हम बात करते हैं ग्लैंड्स की, तो ग्लैंड्स क्या होती हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। अगर हम यहां पे देखें तो ग्लैंड्स क्या हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसके अंदर क्या होगा, एक ट्यूब होगी, ट्यूब के अंदर वो केमिकल मैसेंजर होगा, वो रिलीज होगा। नहीं, एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब ये नहीं है। देखो एंडोक्राइन ग्लैंड है, ग्लैंड वर्ड यूज हो रहा है, ग्लैंड का मतलब भी मैंने क्या बताया, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। लेकिन एक एंडोक्राइन ग्लैंड यहां पर, इसका मीनिंग क्या होता है, डक्टलेस ग्लैंड। यानी कि ये वो ग्लैंड होने वाली है जिनके अंदर ये जो मैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बता रहा हूं वो होगा ही नहीं। मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या, एक सेल है, सेल है, सेल के पार्ट से डायरेक्टली क्या निकला, सेल डायरेक्टली सीक्रेट दी केमिकल। और ये सेल के अंदर डेवलप कहां पे होंगे, they develop in cell at Golgi bodies, यानी कि हमारा Golgi apparatus, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल। तो सेल के अंदर ये पार्ट क्या करते होंगे, इन मैसेंजर्स को क्या करते हैं, बनाते हैं, स्टोर करते हैं, और फिर डायरेक्टली क्या करते हैं, ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर रिलीज कर देते हैं। तो यहां पर किसी तरह की कोई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नहीं है। अदरवाइज बच्चों ग्लैंड का मतलब क्या होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। बट एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर एक्चुअल में कोई ग्लैंड ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, सेल। सो ये मीनिंग आपको याद रखना है, क्योंकि हमारे पास एक और तरह की ग्लैंड होती है। अब एनसीईआरटी में ये वर्ड नहीं है, बट आप सबको याद रखना है, एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये क्या होती है, डक्ट ग्लैंड, यानी कि ग्लैंड जिनके पास ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा। और ये क्या सीक्रेट करती हैं, दे ओनली सीक्रेट एंजाइम। अब बच्चों ये एंजाइम क्या चीज होता है, एंजाइम होता है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट मैं समझाता हूं, बड़ा ही आसान है कैटलिस्ट। बच्चों हमारे पास एक पानी का गिलास है, उसके अंदर मैंने 1 चम्मच चीनी डाली, ऐसे ही रख दिया। मैंने एक और पानी का गिलास लिया, सेम अमाउंट ऑफ चीनी उसमें डाली, बट इसमें क्या करा, चम्मच से मैंने हिलाया। अब अगर हम खुद देखें, जल्दी कौन से चीनी जल्दी किसमें घुलेगी, जिसको मैंने चम्मच से हिलाया। क्या चम्मच वहां पे घुली, मतलब सॉरी, कि चम्मच वहां पर डिसॉल्व हुई, नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं पहले वाले में देखूं, वहां पर भी शुगर, चीनी जो है हमारी, धीरे धीरे वाटर के अंदर डिसॉल्व तो होगी, लेकिन टाइम लगेगा। स्पून चम्मच ने यहाँ पे क्या करा, रिएक्शन को तेज कर दिया, और उसके अंदर डिसॉल्व भी नहीं हुई, यानी कि उसने काम भी कर दिया और उसके अंदर पार्टिसिपेट भी नहीं किया। तो विदाउट पार्टिसिपेशन उसने क्या करा, उस पर्टिकुलर रिएक्शन को फास्ट कर दिया। और इन्हें ही हम क्या कहते हैं, एंजाइम्स। और ये एंजाइम्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इन्हीं एंजाइम्स की वजह से हम फूड को डाइजेस्ट कर पाते हैं, और ढेर सारे फंक्शंस हैं जो आप लोग बड़ी क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे।
अभी मेनली आपने क्या याद रखना, एंजाइम्स का ज्यादातर फंक्शन डाइजेशन, फूड के अंदर जो फूड का जो डाइजेशन है किस वजह से ऊपर है, एंजाइम्स की वजह से, वो हमारी हेल्प करवाते हैं। और इनको सिक्रेट कौन करते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड। और अगर हम एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर सिर्फ और सिर्फ सेल होंगे, और ये सेल क्या सिक्रेट करने वाले बच्चों, हार्मोन। सो यहां तक हार्मोनल वाला पार्ट हो गया हमारा। अब ये हार्मोन जो होते हैं सिक्रेट किस में होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज दी हार्मोन इनटू ब्लड स्ट्रीम। यहां पे ब्लड स्ट्रीम के अंदर रिलीज हुआ। अब भाई ब्लड ब्लड तो पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो रहा है, और फिर क्या करेगा, ब्लड सर्कुलेट इन whole body, so it transport hormone from one body part to another. अब क्वेश्चन ये आया होगा तुम्हारे माइंड में, सर मान लीजिए कि हमारे ब्रेन के अंदर एक ग्लैंड है, उसने हार्मोन सिक्रेट करा और वो जा रही है कहां पे, वो हार्मोन जा रहा है हमारी किडनी के पास, और वहां से किडनी एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रही है। लेकिन वो तो एक हार्मोन है, एक केमिकल है, उसे कैसे पता कि किडनी के पास जाना है, लीवर के पास भी तो जा सकती है, लंग्स के पास भी जा सकता है, हार्ट के पास भी जा सकता है। ये तो सबसे बड़ा क्वेश्चन, ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा। अब ये तो केमिकल है, केमिकल थोड़ी ना देख सकते हैं कि हाँ ये लिवर है, नहीं नहीं ये इसके पास नहीं आना, ये किडनी है, ये थोड़ी ना कर सकता है। डिफरेंशिएट कैसे करेगा, पॉसिबल ही नहीं है। सो वो डिफरेंशिएशन के लिए हार्मोन की क्या होती है, एक पर्टिकुलर शेप होती है। अब पर्टिकुलर शेप है, हर एक ऑर्गन के पास पहुंचने वाले जितने भी अलग अलग हार्मोन होंगे उन सबकी एक पर्टिकुलर शेप होगी, और हर किसी की शेप क्या होने वाली है, अलग होने वाली है। अब शेप का क्या है, आप सब ने सेल चैप्टर पढ़ा होगा, सेल चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा होगा सेल की जो आउटर मोस्ट लेयरिंग होती है वो क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। बच्चों सेल वॉल नहीं होती है, सेल वॉल क्योंकि हर एक सेल के पास नहीं होती है इसलिए हम सेल वॉल को काउंट नहीं करते। हम किसे कहते हैं, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। सेल क्या होती है, एक्स्ट्रा आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन, सेल वॉल। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है। अब जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होंगे, रिसेप्टर, रिसेप्टर यानी कि चैनल। अब जैसे मान लो ये सेल है, इसकी शेप ऐसी है, तो इसे हम क्या कहते हैं, रिसेप्टर। अब हर एक ऑर्गन के पास ये जो रिसेप्टर होंगे ना, ये उन्हीं के अकॉर्डिंग होंगे कि जिस तरह से उनकी हार्मोन को उन्हें पकड़ना है। अब जैसे मान लो मैंने बोला ब्रेन से हार्मोन निकला किस शेप का, हमारा स्क्वायर शेप का। अब वो लिवर के पास गया, लिवर के पास रिसेप्टर निकले कुछ इस तरह से। तो ये किसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, ट्रायंगुलर को ना। लंग्स के पास गया, लंग्स के पास निकला किस तरह से कि वो किस तरह के कर पाएगा, सिलेंड्रिकल। हार्ट के पास गया, बच्चों हार्ट के पास कैसा निकला, हार्ट के पास निकला कुछ डायमंड शेप का। लेकिन किडनी के पास कैसा है, वो परफेक्ट स्क्वायर। तो जिसके साथ वो मैच हो पाएगा वो उसी के पास जाएगा। तो इस तरह से हार्मोन क्या होते हैं, अपने जो भी ऑर्गन जिसके पास वो पहुंचना चाहते हैं पहुंचते हैं थ्रू ब्लड स्ट्रीम। तो ये पार्ट आप सबने याद रखना है कि हार्मोन पहुंचते कैसे हैं। सो सर्कुलेशन की वजह से ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दे आर responsible for regulation the behavior of the टारगेट सेल। टारगेट सेल जैसे मैंने भी आपको बताया बच्चों, एक पर्टिकुलर ऑर्गन
उसके अंदर जो पर्टिकुलर सेल्स होंगे वो हो सकते हैं। अब पॉइंट हमें क्या याद रखना है, हार्मोन प्रोड्यूस इन लिमिटेड क्वांटिटी फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब ये नहीं है हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन हर एक टाइम रिलीज हो रहे हैं, हर एक टाइम नहीं होता बच्चों ये काम, ये टाइम टू टाइम होता है, जब रिक्वायरमेंट होगा तब होगा और बहुत कम क्वांटिटी में होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये ज्यादा हुआ या कम हुआ तो इसकी वजह से काफी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और वही सारी की सारी प्रॉब्लम्स मैं आप सबको पर्टिकुलर की किस किस, अब कौन कौन सी हमारी बॉडी के अंदर ग्लैंड है और वो ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट होंगी, वो कौन सा हार्मोन सिक्रेट करेंगे और उनका क्या फंक्शन होने वाला है, मैं वो सब आपको बताऊंगा। सो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे ग्लैंड की लोकेशन, उनके थ्रू रिलीज होने वाला हार्मोन और उनका फंक्शन। तो सबसे पहली ग्लैंड क्या होती है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कहां पर होता है, इन ब्रेन। यहां से जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं, ये हार्मोन क्या होते हैं, स्टिमुलेटरी और इनिबिटरी। अब नाम से ही पता चल रहा है स्टिमुलेटरी का काम क्या होगा, स्टिमुलेशन ऑफ एनी पार्ट और ग्लैंड। यानी कि हाइपोथैलेमस सिग्नल देगा, अपना हार्मोन सिक्रेट करेगा किसी भी ग्लैंड को कि उस ग्लैंड को अपना काम करना है। अब पता ग्लैंड को भी कंट्रोल करने के लिए एक और ग्लैंड, एक और चीज है, वो कौन है, हाइपोथैलेमस। देन इनिबिटरी। इनिबिटरी क्या करेगा, इनिबिट द फंक्शन, ये उस फंक्शन को रोक देगा ताकि जो अमाउंट है वो एक्सेस ना हो सके। दूसरी ग्लैंड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। बच्चों पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है ये भी कहां पे प्रेजेंट होती है, ब्रेन में, और इसके थ्रू क्या होते हैं, 7 डिफरेंट हार्मोन सिक्रेट होते हैं। और पता है बच्चों ये 7 डिफरेंट हार्मोन क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं ऑल अदर ग्लैंड। क्योंकि यहां से 7 डिफरेंट हार्मोन सिक्रेट हो रहे हैं और हर एक हार्मोन एक एक ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है, इसी वजह से इन्हें क्या कहते हैं, दिस ग्लैंड नॉन एज मास्टर ग्लैंड। अब मेन थिंग क्या है, यहां से जो एक हार्मोन सिक्रेट होता है वो क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन। अब ग्रोथ हार्मोन है बच्चों, फंक्शन भी क्या होगा, ग्रोथ ऑफ बॉडी इन एस्पेक्ट ऑफ साइज शेप। सो यहां पर क्या होने वाला है, ग्रोथ होने वाली है। सेकेंड जो होती है, सॉरी थर्ड ग्लैंड होती है थायराइड ग्लैंड। तो ये जो थायराइड ग्लैंड होती है ये कहां पर प्रेजेंट होती है, आइदर साइड ऑफ लैरिंग्स। और यहां से हार्मोन सिक्रेट होता है थायरॉक्सिन।
और ये क्या कंट्रोल करता है? कंट्रोल मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है कि इससे मैं सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूं, डाइजेशन। ये कंट्रोल करने वाला है हमारा डाइजेशन। फोर्थ ग्लैंड होती है एड्रीनल, और ये कहां पर होती है? ऑन दी अपर साइड ऑफ किडनी। और बच्चों यहां से जो हार्मोन सीक्रेट होता है वो होता है एड्रेनलिन। इसे हम कहते हैं फियर और स्ट्रेस हार्मोन। मीनिंग बताता हूं। अब अगर मान लो हमें भागना है, मतलब तेज नहीं भी भाग सकते, लेकिन कोई डॉग पीछे पड़ जाए, फिर तो देखो मैराथन की रेस भी जीत जाएंगे हम। क्यों? हार्मोन की वजह से। ये हार्मोन क्या करता है? हमारी बॉडी के अंदर हमारे जो फंक्शन है उन्हें काफी ज्यादा क्या कर देता है? इनहेंस कर देता है। इनहेंस की वजह से हमें खुद नहीं पता चलता, हमारी स्ट्रेंथ, कैपेबिलिटी, हर एक चीज इंक्रीज हो जाती है, बट सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, बहुत ज्यादा नहीं होती है। अब काफी सारे बच्चों के माइंड में आ रहा होगा सर ज्यादा हो रही है तो इससे तो हम काफी सारी अच्छी अच्छी चीजें कर सकते हैं। नहीं नहीं बच्चों, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये हार्मोन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में रिलीज हुआ उस पर्सन को हार्ट अटैक आ जाएगा और उसकी डेथ हो सकती है। तो ये बहुत ही कम क्वांटिटी में होता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 सेकंड के लिए काम करता है बस, इसी हार्मोन की वजह से। अब जैसे मान लो एग्जाम चल रहा है और एग्जाम के अंदर हम कोई बच्चा चीटिंग कर रहा है और उसे टीचर ने देख लिया, चाहे विंटर ही क्यों ना हो, लेकिन उसको टीचर ने देखने की वजह से उसे पसीने छूट जाएंगे। रीजन? इस हार्मोन की वजह से। डर लगता है किसकी वजह से? इस हार्मोन की वजह से। सो ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल किसके लिए? फियर और स्ट्रेस के लिए। लास्ट हमारे पास क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, क्योंकि यही मेन हार्मोन है जो एडोलेसेंस के चेंजेस को कॉज करते हैं। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ग्लैंड है पेनक्रियास। पेनक्रियास ग्लैंड जो है ये कहां पर प्रेजेंट होती है? बिलो दी स्टमक, स्टमक के ठीक नीचे। और इस ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है? इस ग्लैंड से हार्मोन सीक्रेट होता है इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन जो होता है, इस हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से ही डायबिटीज होता है। बिकॉज इस हार्मोन का काम क्या है? ये जो हार्मोन है ये क्या मेंटेन करता है? हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल और शुगर लेवल। तो जब भी कभी ग्लूकोज लेवल और शुगर लेवल हमारी बॉडी में जब हाई होना होता है तो ये उस हाई लेवल को डिक्रीज करता है और उन ग्लूकोज और शुगर मॉलिक्यूल को ब्रेक करके इसी से हमें एनर्जी मिलती है। बट अगर किसी भी पर्सन की बॉडी के अंदर ये हार्मोन क्या हो जाता है? कम हो जाता है, तो उस पर्सन को क्या हो जाता है? डायबिटीज। नेक्स्ट जो है ये हमारी मेल के अंदर होती है टेस्टिस और फीमेल के अंदर होती है ओवरी। जब हम बात कर रहे हैं मेल के अंदर जो टेस्टिस है, टेस्टिस कहां पर होती है? बिलो दी एब्डोमेन इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। और इसमें से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन क्या है? ये रिस्पॉन्सिबल होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। अब ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मैंने आप सबको प्यूबर्टी वाले पोर्शन के अंदर ऑलरेडी बता दिया था कि प्यूबर्टी के अंदर जो जो चेंजेस आते हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। और इसके साथ साथ जो स्पर्म का प्रोडक्शन होता है वो भी कौन मेंटेन करता है? वो भी यही हार्मोन मेंटेन करता है। फीमेल के अंदर टेस्टिस की जगह पर क्या होती है? ओवरी होती है। और ये ओवरी कहां होती है? ये एब्डोमेन में होती है। एब्डोमेन रीजन जो होता है वो क्या होता है? हमारा जो पेट वाला रीजन होता है इसे हम एब्डोमेन कहते हैं स्टूडेंट्स। सो एब्डोमेन रीजन में ये कहां पर होते हैं? लेफ्ट और राइट हैंड साइड पर होते हैं। ये दो ओवरी होती है, पेयर में होती है ओवरी। इन ओवरी से दो हार्मोन सीक्रेट होते हैं स्टूडेंट, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन का काम क्या है? वही सेम जो टेस्टोस्टेरोन का था, बट यहां पर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आएंगे वो फीमेल्स के आएंगे और यहां पर प्रोडक्शन होगा किसका? ओवा का। प्रोजेस्टेरोन जो एक एक्स्ट्रा हार्मोन है, इसका काम क्या होता है? प्रेगनेंसी को मेंटेन करना।
नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, रिप्रोडक्टिव फेसेस। अब ये रिप्रोडक्टिव फेसेस जो है, देखो बच्चों मेल के अंदर किसी तरह का कोई फेसेस नहीं होता। मेल के अंदर क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्यूबर्टी हुआ, प्यूबर्टी के अंदर स्पर्म प्रोडक्शन हुआ, दैट्स इट, वो चलता रहेगा थ्रू आउट द लाइफ। फीमेल है, फीमेल के अंदर क्या हुआ, प्यूबर्टी आया, प्यूबर्टी के अंदर मेंस्ट्रुएशन हुआ, मेंस्ट्रुएशन के बाद एक टाइम आएगा जब मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाएगा। अब यही सारे के सारे एक अलग अलग फेस बन गए। सो ये जो रिप्रोडक्टिव फेस होता है ये हमें सिर्फ और सिर्फ किस में देखने को मिलेंगे, फीमेल में। सो जैसा कि फर्स्ट लाइन में लिखा है, प्यूबर्टी बिगिन एट द एज ऑफ 12 to 13 ईयर। तो इस एज में ओवरी से क्या निकलता है, एक ओवा निकलता है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन। ये जो ओव्यूलेशन होता है ये हर एक 28 दिन के बाद होता है। सो अब इसमें क्या होता है, अगर ये ओवा फर्टिलाइज नहीं होता तो ये ओवा क्या करता है, ये ओवा फीमेल बॉडी से बाहर निकल जाता है उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के थ्रू। और जब वो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के थ्रू के बाहर निकलता है, साथ साथ जो यूट्राइन वॉल होती हैं उनको भी डिस्ट्रॉय कर देता है। तो यूट्राइन वॉल जब डिस्ट्रॉय होती है तो इन दी फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग वहां से एक फ्लूइड बाहर आता है इन दी फॉर्म ऑफ ब्लड। जो ब्लड आ कहां से रहा है, यूट्राइन वॉल से। और उस प्रोसेस को, फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन। सो मेंस्ट्रुएशन में क्या है, जो जब ओवा फर्टिलाइज नहीं होगा तभी मेंस्ट्रुएशन होगा। अगर ओवा फर्टिलाइज हो गया तो स्टूडेंट्स मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। सो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को हम क्या बोलते हैं, मेनार, जो कब अकर होता है, प्यूबर्टी पे। और जैसे ही मेंस्ट्रुअल फ्लो रुक जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, मेनोपॉज, जो कब होता है, 40 to 45 एज। तो देखिए फीमेल से हमें क्या देखने को मिल रहा है, पहले सबसे पहले क्या हुआ, मेंस्ट्रुएशन प्यूबर्टी में। फिर यहां पर फेस है अलग अलग कि फीमेल्स में क्या होगी, मेंस्ट्रुएशन साइकिल फॉर्म होगी और वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल एक एज में आके रुक जाएगी। तो सबसे पहले स्टार्ट होगी एंड देन एक एज में आके रुक जाएगी। तो ये एक अलग फेस दिखा रहे हैं जिसकी वजह से रिप्रोडक्टिव फेस सिर्फ और सिर्फ किसमें शो होते हैं, ओनली इन फीमेल्स में। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। तो बच्चों सेक्स डिटरमाइन जो होता है वो किसके थ्रू होता है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं उन सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल, जो आप सबने सेल चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा, जिसे क्या कहते हैं, डीएनए। यही डीएनए जैसे मान लीजिए कि डीएनए क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, थ्रेड है। अगर इसी थ्रेड को सुपर कॉइल्ड कर दिया जाए अब बहुत अच्छी तरह से, तो वो क्या बनाएगा, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम हमेशा कैसे प्रेजेंट होते हैं, पेयर में। पेयर में जिस तरह से, जैसे हमारे दो कान पेयर में, दो आंखें पेयर में, नोस्ट्रिल पेयर में, तो ये सारी चीजें पेयर में, उसी तरह से क्रोमोसोम कैसे होंगे, पेयर में प्रेजेंट होंगे। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, 23 क्रोमोसोम होते हैं। उसमें से जो 23rd नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है उसे हम क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। मेल के अंदर सेक्स क्रोमोसोम अलग होगा, फीमेल के अंदर सेक्स क्रोमोसोम अलग होगा। मेल के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो होता है XY, फीमेल के अंदर सेक्स क्रोमोसोम क्या होगा, XX। सो अब जैसे आप देखिए इस डायग्राम में, फादर है, फादर का सेक्स क्रोमोसोम क्या होगा, XY, मदर का क्या होगा, XX। फादर से क्या बनेंगे, स्पर्म, तो एक स्पर्म बनेगा X स्पर्म, दूसरा बनेगा Y स्पर्म। फीमेल से क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ X ओवा, क्योंकि बच्चों ये दोनों के दोनों है तो एक ही। चाहे दूसरा वाला भी मैं लिखूं तो रहेगा तो वो X ओवा, तो दोनों के दोनों सेम है, तो इन दोनों को दो बार लिखूं या एक बार लिखूं, बात तो एक ही रहने वाली है, तो हम इसे सिंगल टाइम ही लिखते हैं। अब अगर ये X स्पर्म क्या होता है, सॉरी, ये जो X स्पर्म है ये फ्यूज होता है किससे, X ओवा से, तो यहां पर क्या बनेगा, X और X जाइगोट। अब हमें पता है X और X का मतलब क्या होता है, फीमेल। लेकिन अगर Y वाला स्पर्म X ओवा के साथ कंबाइन होता है तो क्या बनेगा, ये XY जाइगोट।
यहाँ पर हमें क्या पता चलता है कि जो फादर के पास वाई क्रोमोसोम है वही रिस्पॉन्सिबल है एक डिफरेंट सेक्स के लिए, क्योंकि फीमेल में से तो सेम क्रोमोसोम आ रहा है। अगर फादर से एक्स क्रोमोसोम आएगा तभी जो न्यूबॉर्न होगा उसका सेक्स क्या होगा, चेंज हो सकता है। यानी कि बॉय के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन होता है, फादर। मदर कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती न्यूबॉर्न के सेक्स के लिए, याद रखना बच्चों। ओके, नेक्स्ट, पता फ्रॉग के अंदर भी एक हार्मोन होता है जो उसकी रिप डेवलपमेंट में हेल्प करता है। अब फ्रॉग और जो सिल्क मूथ है ये क्या शो करते हैं, मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी फॉर्म। मतलब एग से बना लार्वा, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से फिर बना अडल्ट। तो डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी फॉर्म देखने को मिल रही है। तो जब डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी फॉर्म देखने को मिलेंगी तो इसे हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। फ्रॉग यही मेटामॉर्फोसिस शो करता है। अब फ्रॉग मेटामॉर्फोसिस शो तब कर पाएगा जब उसकी बॉडी के अंदर एक हार्मोन सीक्रेट हो पाएगा। फ्रॉग की बॉडी के अंदर भी थायराइड ग्लैंड होती है, तो वहां से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होगा, अभी हमने पढ़ा था थायरॉक्सिन। तो वो थायरॉक्सिन की वजह से ही मेटामॉर्फोसिस हो पाएगा। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है वो बना होता है आयोडीन से। सो अगर फ्रॉग को आयोडीन नहीं मिलेगा वाटर के अंदर तो वो मेटामॉर्फोसिस शो नहीं कर पाएगा। तो पता है फ्रॉग हमेशा, जो फीमेल फ्रॉग होती है वो हमेशा अपने एग वहां पर फ्यूज करवाती है, क्योंकि देखो याद रखना फ्रॉग के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। तो फीमेल फ्रॉग और मेल फ्रॉग अपने स्पर्म और ओवा उस वाटर के अंदर रिलीज करेंगे जिस वाटर के अंदर आयोडीन हो। अगर वाटर के अंदर आयोडीन नहीं होगा तो वो अपने स्पर्म और ओवा उस वाटर के अंदर रिलीज नहीं करेंगे। अब तुम्हारे माइंड में हो रहा होगा सर उन्हें कैसे पता चलता है, उनके पास कुछ डिटेक्टर रिसेप्टार होते हैं, जैसा कि मैंने आप सबको पहले रिसेप्टार के बारे में बताया था। वो रिसेप्टार डिटेक्ट करते हैं कि वाटर के अंदर आयोडीन है या नहीं है। बच्चों लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का जो क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओके, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। अडोलसेंस के लिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ काफी इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि यहाँ पर हार्मोनल चेंजेस आते हैं। अब हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं तो बच्चों को यहाँ पर अपनी न्यूट्रिशनल हेल्थ काफी मेंटेन रखनी पड़ती है। हार्मोनल चेंज है, अगर एक प्रॉपर डाइट नहीं ली जाए तो वो प्रॉपर डाइट ना लेने की वजह से वो बाद में काफी नुकसान पहुंचाती है। अब प्रॉपर डाइट में यहाँ पर बच्चों आता क्या है कि प्रॉपर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, लिपिड यानी कि फैट, विटामिन और एसेंशियल मिनरल्स लिए जाए। तो यहाँ पे फूड आइटम जैसे पल्सेस से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है बच्चों, प्रोटीन हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करेगा और रिपेयरिंग करेगा। सोचो अगर हम यही प्रॉपर डाइट ना ले तो ये हार्मोनल चेंजेस जो होंगे उनको प्रोटीन नहीं मिल पाएगा और ना ही बॉडी की प्रॉपर तरह से ग्रोथ हो पाएगी। सिट्रस फ्रूट से हमें क्या मिलेगा, विटामिन सी। विटामिन बच्चों जब भी हम कोई भी विटामिन पढ़ेंगे, विटामिन हमारी बॉडी को किसी भी पैथोजन से रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराते हैं। पैथोजन वो होते हैं जो डिजीज कॉज करेंगे। रोटी एंड शुगर, इनसे हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। इनसे जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो होती है इंस्टेंट एनर्जी, फटाफट से मिलने वाली एनर्जी। जबकि ऑयल्स से हमें मिलता है फैट और लिपिड, जो हमें कौन सी एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, इनसे भी हमें एनर्जी मिल रही है बट डिफरेंस क्या रहता है, इनसे जो एनर्जी मिलने वाली है वो स्टोर होगी, वो इंस्टेंट नहीं होगी। इसलिए तुम लोगों ने बच्चों टीवी में ऐड देखा, ग्लूकोज डी। ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है, शुगर की फॉर्म, उससे इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, इसलिए हम ग्लूकोज डी को यूज करते हैं, किसी फैट को यूज नहीं करते, क्योंकि फैट जो है वो बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है और जब उसकी रिक्वायरमेंट होती है तभी वो कंज्यूम हो सकता है। वेजिटेबल से अगेन हमें विटामिन और मिनरल्स मिलेंगे। विटामिन और मिनरल्स का काम क्या होगा, ये हमें पैथोजन से बचाएंगे। अब जितने भी फास्ट फूड है, पता है इस एज के बच्चों को फास्ट फूड ज्यादा पसंद आता है। भाई रोटी दाल सब्जी किसको पसंद आएगी, बट पता है बच्चों इसका नुकसान क्या होता है, फास्ट फूड टेस्टी तो है लेकिन फ्यूचर में क्योंकि न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है तो न्यूट्रिशन की कमी से काफी सारे हार्मोनल प्रॉब्लम आती है। इस एज में नहीं आएंगी, वो आने वाले फ्यूचर में, अडल्ट एज में या फिर ओल्ड एज में इसके इफेक्ट्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। सो एक बैलेंस डाइट और एक न्यूट्रिशनल डाइट बहुत जरूरी है। पर्सनल हाइजीन, पर्सनल हाइजीन में हमें इस एज के बच्चों को डेली बात करना चाहिए। अब डेली बात क्यों, मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि इस एज में बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है। अब बहुत ज्यादा स्वेटिंग होगी तो बॉडी में से स्मेल आएगी, ऑयलिंग, ऑयल बहुत ज्यादा रिलीज होगा तो बॉडी में से स्मेल आएगी। तो वो स्मेल ना आए इसलिए इस एज में क्या लेनी चाहिए, डेली बात। फिर मेंटेन क्लीननेस ऑफ बॉडी, बॉडी को क्लीन रखना चाहिए।
थर्ड, फीमेल्स को अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल को नोट करना चाहिए कि किस डे पे उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, और क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल हर एक 28 डे के इंटरवल पर आती है, तो जिस तरह से वो पहले से ही प्रिपेयर रहेंगी अपनी इस कंडीशन के लिए। फिजिकल एक्सरसाइज, बच्चों फिजिकल एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो बच्चों हमारी बॉडी एक मशीन की तरह काम करती रहेगी, फिजिकल वर्क करते रहेंगे तो अच्छी है, नहीं करेंगे तो कोई ना कोई प्रॉब्लम शुरू। कोई ना कोई प्रॉब्लम कैसे शुरू, आजकल छोटी छोटी एज के बच्चे होते हैं, वो क्या बोलते हैं, मेरे गर्दन में दर्द है, मेरे कमर में दर्द। एज क्या है, 15 16 14। प्रॉब्लम क्या है, एक्सरसाइज नहीं करते, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती। फिजिकल एक्टिविटी के अंदर पहले के बच्चे क्या करते थे, काफी सारी फिजिकल एक्टिविटी, आउटडोर गेम्स खेलते थे। अब हमारे लिए फोन है, पबजी है, तो वो इंडोर गेम्स है भाई। इंडोर गेम्स की वजह से नुकसान क्या हुआ, हमारी बॉडी के पार्ट फिजिकल एक्सरसाइज कर नहीं पाएंगे, वो एक ही जगह मसल्स क्या हो जाती है, स्टिफ हो जाती हैं, उसकी वजह से बहुत कम एज में क्या होता है, पेन होने लगता है बॉडी में। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस एज के अंदर बच्चे जो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं वो किसके टुवर्ड्स होते हैं, ड्रग्स के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होते हैं। अब बच्चों को क्या लगता है, क्योंकि यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं, चेंजेस आने की वजह से काफी सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो उन्हें सलाह देते हैं कि आपको ड्रग लेने चाहिए, जिसकी वजह से ये जो चेंजेस आ रहे हैं उससे आपको रिलीफ मिलेगा। लेकिन नहीं बच्चों, ऐसा कुछ नहीं होता। ड्रग जो है वो एडिक्टिव नेचर के होते हैं, इस वजह से हमें उनका एडिक्शन हो जाता है, और इस एडिक्शन की वजह से काफी सारी पर्सनल प्रॉब्लम, हमारी सोशल प्रॉब्लम, हमारी करियर प्रॉब्लम, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है इस ड्रग एडिक्शन की वजह से। तो ड्रग तो इस एज के अंदर एक तो सबसे ज्यादा बच्चों को क्या होता है, उत्सुकता होती है, उन्हें लगता है कि हाँ हमें ये चीज ट्राई करनी चाहिए, देखना है कि कैसा लगता है। वो तो ट्राई करने के चक्कर में उस चीज में एडिक्शन हो जाता है। उस एडिक्शन का नुकसान क्या होता है, लाइफ टाइम जो एज है वो कम हो जाती है। फिर अब ये केमिकल्स में ढेर सारे, और काफी सारे लोग क्या करते हैं, ड्रग सीरीज के थ्रू जो यूज कर रहे हैं। अब सीरीज के थ्रू अगर किसी पर्सन को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, जिसके अंदर हो गया एड्स, हेपेटाइटिस, सिफिलिस, गोनोरिया, तो वो ट्रांसमिट हो जाएगी। और मोस्टली ये एसटीडी जो डिजीज होती है ये क्योरेबल भी नहीं होती, क्योंकि वो सेम सीरीज से ही क्या कर रहे हैं, ड्रग इंजेक्ट कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम, ड्रग की वजह से एडिक्शन लग गया, बहुत सारी प्रॉब्लम। सो ड्रग इस एज के अंदर हमारे को अपने आप को कंट्रोल रखना चाहिए कि ड्रग के टुवर्ड्स अट्रैक्ट ना हो। सो ऑलवेज से नो टू ड्रग। एसटीडी डिजीज मैंने आप सबको बता दिया, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं, क्या क्या है, एड्स, हेपेटाइटिस, सिफिलिस, गोनोरिया। ये डिजीजेस जो होती हैं ये सेक्सुअली इंटरकोर्सेस की वजह से ट्रांसमिटेड होती है, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से, या वो लोग जो ड्रग लेते हैं सेम सीरीज से। और अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन जिसको एसटीडी है, तो उसके बच्चे को भी एसटीडी हो जाती है, क्योंकि जब वो मदर अपने बच्चे को फीडिंग कराती है तो मिल्क के थ्रू वो डिजीज अब उस बच्चे में ट्रांसमिटेड हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है। आपको मेरे जो रिटर्न नोट्स हैं मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। सो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, बाय।